असलान शाह जो खानदानी दुश्मनियों से बचने के लिए और खानदानी रिवायात से तंग आकर परदेस चला गया था, आज पूरे 10 साल के बाद वापस लौट रहा था। उसके आने की खुशी सबको ही थी और पूरी हवेली बकिया नूर बनी हुई थी। रानिया बेगम के तो गोया खुशी से जमीन पर पांव ही नहीं टिक रहे थे। वो क्यों खुश न होती? इतने सालों बाद तो उनका बेटा उनके पास वापस आ रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आज फिर से दोबारा जी उठी हों। उनकी तो आंखें तरस गई थी। असलान शाह को देखने के लिए आज कितने सालों के बाद उनकी बेकरार ममता सैराब होने जा रही थी। हवेली में हर तरफ असलान शाह के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही थी। उनमें एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी तैयारियां सबसे अनोखी थी और वो सबसे छुपकर अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ भी देख रही थी, कहीं कोई कमरे में आ तो नहीं गया। इस हवेली में रानिया बेगम वाहिद औरत थी जिन्होंने हवेली को वारिस दिया असलान शाह की सूरत में, जबकि उनकी जेठानी की सिर्फ 3 बेटियां ही थी। रानिया बेगम तो हवाओं में उड़ती जा रही थी। ऊपर से सास ससुर का रवैया भी ऐसा था जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। जरीना तो बिल्कुल साइड पर चली गई। हर तरफ रानिया बेगम की ही हुक्मरानी थी और सास भी उन्हीं की बात को अहमियत देती थी और शौहर तो था ही उनका दीवाना। बेटी के बाद से तो उनकी हैसियत बहुत मजबूत हो गई, जबकि जरीना बेगम एक दबोसी शख्सियत की मालिक थी। वैसे भी कम गो थी, ऊपर तले 3 बेटियों की पैदाइश ने तो उन्हें बिल्कुल ही किसी दीवार के साथ लगा दिया था। उनकी अहमियत सिफर हो गई थी। ना तो वो किसी बात में बोल सकती थी और न ही किसी पर अपना फैसला सादिर कर सकती थी। ले दे के उनका जोर अपनी बेटियों पर ही चलता था। जरा जरा सी बात पे उन्हें रुई की तरह ठनक के रख देती, ताकि उनकी वजह से कल को कोई बात न सुननी पड़े। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद से दूर कर दिया था। उनसे बेजा सख्ती मारपीट करती थी। उनकी तरबियत में उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी और सीना परोना, खाना पकाना सबको छोटी उम्र में ही सिखा दिया। आज वो भी खुश थी कि हवेली की रौनक वापस लौट कर आ रही है और एज़ल इस हवेली की वाहिद लड़की थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। अपने इरादों में चट्टान थी। उसके ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी और वो सबसे अलग सोचती थी। अपने माहौल से खाइफ भी रहती। आज का दिन उसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम लेकर तुलू हुआ था। उसके लिए अपने दिल की धड़कनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने चेहरे पर आने वाली साख्ता खुशी को वो छुपाने के लिए नाकाम कोशिश करने लगी और चेहरे पर हया की फितरी लाली बिखरी थी। आंखों में आने वाली जिंदगी की खुशियों की चमक थी और वो दिल में यही सोच रही थी कि पता नहीं असलान शाह को उसका ये रिश्ता याद भी होगा या नहीं। वो रिश्ता जो 10 साल पहले दोनों के दरमियान निकाह की सूरत में कायम हुआ था। वो उसकी मनकूहा थी, उसकी अमानत थी और ये एहसास इतना जोर आवर था कि वो अपने दिल को उसे सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वो तो पूरी शान से उसके दिल में बुरजमान हो गया। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसे इतना याद किया, क्यों उसके बारे में इतना सोचा कि वो उसके हवासों पर बुरी तरह से मुसल्लत हो गया, उसके दिल का मकीन बन गया। तैयारियां तो आइजल ने खूब ही की थी, मगर ये तैयारियां उसने खुफिया तौर पर की। किसी को भी उन तैयारियों की भनक भी न पड़ने दी। कितने दिन पहले ही उसने अपने चेहरे पर उपटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। होंठों पर भी घर में ही गुलाब की पंखड़ियों का बाम बनाकर लेप करना शुरू कर दिया, जिससे उसके होंठ और भी खूबसूरत और नर्म मुलायम हो गए। चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक और लाली आ गई थी। उसे भी इस बात का यकीन था कि आज असलान शाह घर आ रहा है। उसने नया जोड़ा निकाला और फिर नहा धोकर कपड़े तब्दील करके वो बाल खुले छोड़कर ही बाहर आ गई। उसने अपने चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप न किया था, क्योंकि उनकी हवेली में लड़कियों का मेकअप करना, बनाव सिंगार करना पसंद नहीं किया जाता था। मगर वो इतनी हसीन थी कि उसे मेकअप की जरूरत भी न थी। कमरे से बाहर आई तो रानिया बेगम की निगाह उस पर पड़ी। वो ठठक गई, सोच में पड़ गई कि उसे देखकर मेरी निगाह पलटना भूल गई है। अगर असलान शाह का दिल उस पर आ गया, उसे देखकर कहीं और देखने के काबिल न रहा, तो मैं क्या करूंगी? मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो तो पहले ही इस रिश्ते की मुखालिफ थी। एसल भी शर्माई शर्माई सी हवेली में फिर रही थी। वो भी बज़ाहिर तैयारियों का जायजा ले रही थी, मगर दर हकीकत वो जानने के लिए बेताब थी कि असलान शाह कितनी देर में पहुंच रहा है। रानिया बेगम उसे देखकर अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू नहीं रख पाई। ये तुम क्या शर्माई शर्माई सी नई नवेली दुल्हन की तरह फिर रही हो? ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बारात आने वाली है। ऊपर से चुड़ैलों की तरह बाल भी खुले छोड़ के रखे हैं,
जाओ बाल चुटिया में बांध कर आओ। उनकी इतनी तल्ख बात पर एजल बुरी तरह से चीप गई। कुछ बोलने की ख्वाहिश में वो महज होंठ काटती रह गई। जानती हो कि लड़कियों का यूं तैयार होना पसंद नहीं किया जाता। जाकर किचन में जरा देखो, शबू ने खाना तैयार किया है या नहीं। वो उसे हुक्म देकर वहां से चली गई। एजल भी अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से छिप गई थी। अपनी माँ के कमरे में आई तो सख्त मूड ऑफ था। मुंह बसोड़ते हुए उनकी गोद में आकर लेट गई। रानिया चाची को पता नहीं मुझसे मसला क्या है। इतना बुरा मुझे समझती है कि अगर उन्हें मैं पसंद नहीं हूं तो ये रिश्ता आगे तक कैसे जाएगा। जरीना बेगम ने एजल के मुंह से ये बात सुनी तो चौंकी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? आप देखे ना, 10 साल पहले तो आप लोगों ने खुद ही मेरा निकाह असलान शाह के साथ किया था, और अगर मैंने हल्की फुल्की सी तैयारी कर ली तो इसमें क्या बुरा है? अगर हम दोनों का निकाह हो चुका है और हम दोनों मियाँ बीवी हैं, अगर मैं अपने शौहर के आने पर तैयार नहीं होंगी तो कब होंगी? और ये बात रानिया चाची को बहुत बुरी लगी है। वो चाहती नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। अगर ऐसी ही बात थी तो आप लोगों ने मेरा निकाह क्यों किया? जरीना बेगम ने उसे अपनी गोद से उठाकर परे फेंका, फिर जोर का धमाकेदार एक थप्पड़ जोड़ते हुए कहने लगी, आहिस्ता बोलो, क्या बेशर्मों वाली बातें कर रही हो? असलान शाह तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हारा निकाह हुआ है और तुम्हारी रुखसती नहीं हुई। अपने आप को काबू में रखो। लड़कियों को इस तरह खुल के दिल की बातें करना पसंद नहीं किया जाता। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। सब लोग तो मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे। अम्मी, आप क्या सारी जिंदगी लोगों से डर डर कर गुजारेंगी? एक जायज बात से आप मुझे यूं रोक रहे हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ, जबकि ये मेरा हक बनता है। जरीना बेगम को उसका ये अंदाज एक आंख भी न भाया। जवान होती बेटी की ये हरकतें उन्हें उसकी तरफ से खटकने पर मजबूर कर रही थी। अगर ये बातें किसी और ने सुन ली, उसके दिल में असलान की मोहब्बत को जान लिया तो? वो अपनी देवरानी और बाकी ससुराली औरतों को खूब अच्छे से जानती थी, जो बात का पतंगड़ बनाने में माहिर थी। वो एजल को ही डांटने लगी, खुद पर काबू इतना ही मुश्किल हो रहा है तो तुम कमरे में ही रुको, तुम्हें असलान शाह के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। वो सख्ती से उसे टोकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर से शोर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे असलान शाह वापस आ गया है। तभी तो जरीना बेगम भी उसका इस्तकबाल करने के लिए कमरे से बाहर आ गई। कमरे का दरवाजा उन्होंने दानिस्ता तौर पर बंद कर दिया और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी से बेकरारी में कोई ऐसी हरकत सरसत हो जाए जो उसे सबकी नजरों में मशकूक बना दे। बाहर होने वाले शोर शराबे से आइसल को अंदाजा हो गया कि असलान शाह आ गया है। तब उसका दिल एक बार फिर से बेइख्तियार हो गया। हाथों में पसीने आने लगे, चेहरे पर घबराहट तारी होने लगी और उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल होने लगा। मगर क्या करती कि दिल उस दुश्मन जहां की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए वो आगे बढ़ी तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसे यूं महसूस हुआ कि उसकी रूह के फड़फड़ाते परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया गया। कितनी देर तक वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, मगर जरीना बेगम दरवाजा सख्ती से बंद कर कर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि एजल सबके सामने आए और अपने साथ साथ उनका भी तमाशा बना दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोबारा से बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी बेतबारी अपने ही खून पर। मैं औलाद हूँ उनकी, उन्होंने मुझे खुद पाला है और मेरी परवरिश की है। मेरी तालीम और तरबियत पर कभी समझौता नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी उन्हें मुझ पर एतबार नहीं है। वो क्या समझती हैं कि मैं उनकी तरबियत पर थप्पड़ लगा दूंगी, उनकी परवरिश पर आंच आने दूंगी? मैं चची से क्या गिला करूं? मेरी तो सगी माँ एतबार करने पर तैयार नहीं। एजल को हमेशा से हवेली की फरसूदा रिवायात पर सख्त गुस्सा आता था। वो इन चीजों से हमेशा से ही खाइफ रहती। उसका दिल चाहता कि उन तमाम रवायतों से बगावत करके अपनी एक अलग दुनिया बसा ले, जहाँ पर ना कोई रोक टोक होती, ना रस्म रिवाज होते। वो असलान शाह के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी की शुरुआत करती। काफी देर गुजर गई थी और नीचे से शोर शराबे की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। सब लोग ही बहुत खुश थे। एक एजल की ही वहां पर कमी थी, मगर किसी को भी उसकी कमी का एहसास ना हुआ। अब तो एजल को भूख भी सताने लगी। उसने सोचा कि चलो खाने की टेबल पर तो उसका सामना असलान शाह से हो ही जाएगा, खाने के लिए तो उसे टेबल पर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो एक बार फिर दिल से मुस्कुरा दी। अपनी आंखों से आंसू पहुंचे थे, मगर उसका ये ख्वाब ही रहा, क्योंकि मुलाजिमा खुद उसके कमरे में खाना लेकर आ गई। एजल तो हैरान और परेशान सी अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। ये क्या है? ये आपके लिए खाना है? आपकी अम्मी ने भिजवाया है। मगर मैं तो खाने के लिए टेबल पर आ रही थी।
وہ لاچارگی سے بولی تو ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ جیسا مجھے بیگم صاحبہ نے کہا میں نے ویسا ہی کر دیا۔ جاتے جاتے وہ بھی دروازے کو ساتھ لگا کر چلی گئی، مطلب کہ اس نے دروازے کو لاک نہیں کیا تھا۔ ایزل اب کمرے سے باہر نکل کر جا سکتی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ساری بھوک اڑن چھو ہو گئی۔ نہ جانے کیوں سب لوگ میرے اور اسلان شاہ کے درمیان ظالم سماج بن کر آ گئے ہیں۔ اگر میں اس کو دیکھ لوں گی یا اس سے بات کر لوں گی تو اس میں کسی کا کیا نقصان؟ وہ تو اپنی ماں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ سرینا بیگم جب پھر کمرے میں آئی تو ایک گہری بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ تم نے اب محتاط ہو کر رہنا ہے، کھانا آج سے تم اپنے کمرے میں ہی کھاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اسلان شاہ کے ساتھ تمہارا سامنا ہو۔ جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک تم اس سے فاصلے پر ہی رہو گی، اور خبردار اس کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم نہیں جانتی اپنی چاچی کو۔ آخری بات انہوں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہی، جبکہ ایزل ماں کو محض دیکھتی رہ گئی۔ سرینا بیگم کو تو دوپہر کھانا کھانے کے بعد سونے کی عادت ہمیشہ سے تھی۔ ایزل اب ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تو نیچے سے شور شرابہ صاف سنائی دے رہا تھا اور سب لوگ ہی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی اسے اپنی چچی کی آواز سنائی دی اور ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اذلان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، واپس رات کو آئے گا۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ رات کو جلدی گھر آ جانا، تمہارے ساتھ میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اذلان شاہ کہنے لگا کہ 2 بجے تک تو وہ پارٹی ختم ہوگی جو میرے دوستوں نے میرے آنے کی خوشی میں دی ہے، اس کے بعد ہی میں آ پاؤں گا۔ تب اس کی بات سن کر ایزل کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ سب کے سامنے اذلان شاہ کو دیکھنے کا، اس سے ملنے کا تصور الگ تھا، اور تنہائی میں ملنے کا تصور ہی اسے گدگدا گیا۔ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی کے سب لوگ تو 10 بجے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا اور 2 بجے تک تو سب لوگ گہری نیند میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کہاں ہوش ہوگا کہ ایزل اذلان شاہ کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ یہ وقت بہترین وقت تھا اذلان شاہ پر اپنے رشتے کو اشکار کرنے کا، اس سے اپنے دل کی بات کرنے کا، اس کے اپنے بارے میں خیالات جاننے کا کہ وہ ایزل کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کیا وہ بھی ایزل سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ ایزل اس سے کرتی ہے، یا پھر یہ ایزل کا محض وہم ہے؟ جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس کی ماں اسے بہت بے عزت کرے گی، اور اگر کسی اور کو یہ بات معلوم ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ مگر اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ وہ ان ساری رسم و رواج سے بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ جو لڑکی ان قبائلی روایات سے منہ موڑتی ہے، ان کو توڑتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر محبت میں وہ ہر انجام کو بھگتنے کے لیے، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ شاید محبت انسان کو اتنا ہی بہادر بنا دیتی ہے۔ وہ اب بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ سرینا بیگم محتاط نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایزل کا انداز انہیں بتا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ تبھی تو وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گئی۔ رات کو بھی جب اسے کمرے میں ہی کھانا پڑا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ اب نہ جانے کب تک اپنے ہی گھر میں یوں قیدیوں کی طرح رہنا پڑے گا۔ اور پھر حویلی کے روز مرہ روٹین کے مطابق سب لوگ یہ کہ 11 تک نیند میں کھو گئے تھے۔ سرینا بیگم بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ ایزل اذلان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ گھر آئے اور کب وہ اس سے بات کرے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور وہ بامشکل اپنی نیند پر قابو پائے ہوئے تھی۔ محبوب سے ملاقات کا سرور ہی ایسا تھا جو اسے ہر چیز کو بھلائی دے رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی گھڑی نے ایک کا ہندسہ پار کیا تو ایزل کا دل بھی گویا پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھڑی کی سوئیوں کی رفتار سست ہو گئی ہو۔ صدیوں کے برابر یہ لمحہ بیتنے لگا۔ 2 بجنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ایک دائرانہ نگاہ اس نے آئینے پر ڈالی اور اپنے بال سنوارتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ حیا کی فطری لالی نے اس کے چہرے کو گنت رنگ بخش دیے تھے۔ اب یوں سے ہار سنگھار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ چلتے چلتے اذلان شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی اور نفاست سے آراستہ کیا گیا۔ ہر ایک چیز اپنی درست جگہ پر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اذلان شاہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ آتے ہی سب نے اسے گھیر جھلیا تھا۔
सब लोग उससे बातें किए जा रहे थे। आखिर को इतने टाइम के बाद जो तफसीली मुलाकात हुई थी, और फिर जब अजलान शाह की गाड़ी की आवाज सुनाई थी तो एजल का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। उस पर एक एक पल बहुत भारी गुजरने लगा। वो गया उसके अपनी तरफ बढ़ते एक एक कदम को गिनने लगी। जब कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कदम उसे अपने दिल पर पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। दरवाजा खुला। सबसे पहले अजलान शाह की तेज कीमती कलोन की महक ने एजल को अपना एहसास दिलाया। ये खुशबू वो अपनी सांसों के जरिए से दिल में उतारने लगी। उसने लरजती पलकों के साथ अजलान शाह की तरफ देखा। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में। उसकी आंखों में अजलान शाह के लिए जज्बात, मोहब्बत, इंतजार और अनगिनत ख्वाब। आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से खूबसूरत लम्हात मुकीद थे। कहीं कहीं अंदेशे भी थे कि वो कहीं अपनी मोहब्बत को खो न दे। उम्मीद के जुगनू भी थे कि वो उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ जरूर बढ़ाएगा। मगर अजलान की आंखों में सिर्फ सर्द तासुरात थे। वो हैरत से एजल को देखे जा रहा था, जबकि एजल तो सर से लेकर पांव तक जज्बात और एहसासात से गुंथी हुई थी। उसके दिल में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और फिर अजलान शाह को देखते हुए अपनी प्यासी नजरों को सैराब करने लगी। अजलान शाह ज्यादा देर तक अपनी हैरत पर काबू नहीं पा सका। कौन हो तुम, और यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? उसकी बात पर एजल को धचका लगा। मतलब कि वो उसे जानता ही नहीं था। वो उसकी मनकूहा थी, उसकी मोहब्बत में कूदे कूदे डूब चुकी थी। हर वक्त वो उसके ख्यालों पर मुसल्लत रहता था, जबकि वो खुद उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। एजल ने सोचा कि शायद उसने पहचाना नहीं, तभी शर्माते हुए कहने लगी कि मैं एजल हूँ। ये बात कहते हुए उसने अपनी पलकें यूं झुका ली जैसे अभी अजलान शाह उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेगा, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उस पर अपनी शिद्दतें चाहते बयान करेगा। मगर अजलान शाह की बात सुनकर एक बार फिर से वो हैरान रह गई। कौन एजल? मैं किसी एजल को नहीं जानता, पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। अजलान शाह की हर अंदाज से यही एहसास हो रहा था कि जो वो कह रहा है वो सच है। वो वाकई एजल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या आप सच में मेरे बारे में नहीं जानते? वो बेयकीनी से बोली तो अब की बार वो कदरे झुंझला सा गया। क्या तुम यहाँ पे आने वाली कोई नई मुलाजिमा हो? तुम बहुत खास मुलाजिमा हो क्या? मामा ने तो मुझे कहा था कि सारे मुलाजिम शाम को अपने अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं। मुझे तो उन्होंने नहीं बताया कि एक खूबसूरत सी मुलाजिमा मेरे कमरे में भी मौजूद होगी। हमारी हवेली में ये रिवायत कब से कायम हुई? वो हैरत और नागवारी से बोलने लगा तो एजल को उसकी बात पर शदीद धचका लगा। वो उसे समझ रहा था कि वो उसके घर की मुलाजिमा लग रही थी। वो तो अजलान शाह से कुछ और ही सुनने को ख्वाहिशमंद थी, मगर उसने उसे मुलाजिमा बना दिया। मैं मुलाजिमा नहीं हूँ, मैं आपकी मनकूहा हूँ, आपकी बीवी। बचपन में हमारा निकाह हुआ था। क्या आप ये बात भूल गए हैं? अजलान शाह के चेहरे पर नागवारी छा गई। देखो लड़की, तुम कौन हो और मैं नहीं जानता, और ये जो कुछ तुम कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। वैसे भी मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और भरपूर नींद लेना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं सुबह अपने अब्बू से पूछूंगा कि एजल कौन है, और ये जो तुम खुद को मेरी मनकूहा कह रही हो, इस बात की सच्चाई भी कल वाज़ेह हो जाएगी। वो बेजार से अंदाज से बोला तो एजल परेशानी से उसे देखने लगी। उसे वहीं पर जमा देखकर वो एक बार फिर से अपना सर थाम कर रह गया था। देखो, मेरे आगे पीछे बहुत सी लड़कियां फिरती हैं, मेरी एक नजर के लिए तरसती हैं और दोस्ती करने के लिए मिन्नतें करती हैं। बाज लड़कियों का ये दावा है कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर मैंने कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा, और ना ही मैं इसी तबीयत का मालिक हूँ। बेहतर यही है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। कल मैं अपने माँ बाप से पूछूंगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि तुम कितनी सच्ची हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे माँ बाप मुझे इस बात से बेखबर न रखते। एजल टूटे दिल और बिखरे ख्वाबों की किरचियां लेकर उसके कमरे से बाहर निकली थी। ये सोचकर उसका दिल धड़के जा रहा था कि अगर कल सबके सामने अजलान शाह ने इस बात का जिक्र किया कि वो रात को उसके कमरे में आई थी, उसकी बीवी होने का दावा कर रही थी, तो क्या होगा? मगर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजलान शाह इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। वो भला मेरे बारे में सब लोगों को क्यों कर बताएगा? मगर वो ये नहीं जानती थी कि जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो उसकी अकल पर ऐसे ही पर्दा पड़ जाता है। उसका वक्त भी बुरा शुरू होने वाला था।
اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت پر کسل مندی سی چھائی ہوئی تھی۔ رات دیر تک ازلان شاہ کا انتظار کرنے اور پھر اس کے بعد رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی۔ ابھی بھی وہ زرینہ بیگم کے جگانے پر ہی اٹھی۔ کیا ہے اماں، تھوڑی دیر اور سونے دو۔ زرینہ بیگم کہنے لگی کہ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ حویلی میں یہ رواج ہے کہ سب لوگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو بھی تمہارے بابا پوچھ رہے تھے، میں نے کل تو تمہاری طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر اب انہیں میں مزید نہیں ٹال سکتی۔ تم بھی میری بات سنو، ازلان شاہ وہاں پر موجود ہوگا، اپنے بے اختیار دل کو قابو میں رکھنا، کسی کو کوئی بات بتانے کا موقع مت دینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ جلدی سے آ جاؤ، ہر کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے بڑے ٹیبل پر موجود ہیں۔ ایزل ازلان شاہ کا نام سن کر پھر اس کی موجودگی کے بارے میں سوچ کر ہی اپنی جگہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے جا کر اپنا تنقیدی جائزہ لیا تھا، فوراً سے کپڑے بدلے اور اب تو اس نے آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگا لی۔ ہر اس تیاری میں بھی وہ گویا قیامت ٹھا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ بیگم اس بات پر بھی اسے خون خوار نظروں سے گھوریں گی، اسے ڈانٹیں گی بھی، مگر وہ اس وقت کسی کی بھی خفگی کو خاطر میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اس کا شرعی حق ہے۔ جب وہ ٹیبل پر آئی تو ایک لمحے کو اس میں فطری گھبراہٹ اود کر آ گئی، کیونکہ سب سے پہلے اس کی نظر ازلان شاہ پر پڑی، جو ارد گرد سے بے خبر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آج سے پہلے تو ایزل کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ تو جیسے ہوتی تھی کھانے کی ٹیبل پر آ جاتی۔ اس کا لاپرواہ سا انداز اس وقت محتاط رویے میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ ازلان شاہ کی وجہ سے احساسات بدل گئے تھے، اور وہ چھوٹی موٹی سی بنی ازلان شاہ کی عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ ازلان شاہ کی طرف دیکھے۔ وہ مشکل اپنے دل کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے برابر میں ہی زرینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو بار بار تنقیدی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی ازلان شاہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اماں، یہ لڑکی کون ہے اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ازلان شاہ کی بات پر سب لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ رانیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ ازلان کی توجہ ایزل کی طرف مبذول دیکھ کر ایک لمحے کو وہ گمسم سی رہ گئی، تو گویا ان کا شک بے بنیاد نہ تھا۔ ازلان شاہ نے اسے دیکھتے ہی اس کی موجودگی کا نوٹس لے لیا تھا، اور اب اس کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، تو ایزل کے بارے میں انہیں بتانا ہی پڑا۔ یہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے، اور بس کرے اماں، یہ اور میرے تایا کی بیٹی۔ رات کو اس نے جو حرکت کی ہے اسے دیکھ کر تو مجھے اس پہ شدید غصہ آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے تایا کی بیٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے، بالکل کسی 2 ٹکے کی لڑکی کی طرح۔ اس نے خود کو میرے سامنے بے مول کر دیا۔ اس کی بات پر جہاں رانیہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، وہیں پر زرینہ بیگم کا سر بھی جھک گیا۔ انہوں نے قہر بری نظر ایزل پر ڈالی۔ ان کی بے خبری میں ایزل نے فائدہ اٹھا کر ازلان شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے ایسا؟ ان کا دل ٹوٹ کے ابھرا تھا۔ کیوں ازلان بیٹا، کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ رانیہ بیگم جیسے آنکھ پر تیل چھڑکتے ہوئے بولی، امی یہ رات کو میرے کمرے میں آئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ امی، کیا یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی ہے؟ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ رانیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یہ بات سچ ہے بیٹا، بچپن میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، مگر کیا کریں، آج کل کے نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بے روی کا شکار ہو گئی ہے، اور اچھائی برائی شرم و خیال کو تو جیسے بھول ہی گئے۔ اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے بیٹا، میں تو کبھی شادی سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں نے تو انہیں نظر اٹھا کر شادی والی رات ہی دیکھا تھا۔ مجھ میں اتنی کبھی جرت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے نظر اٹھا کر بات کروں، ان کے سامنے اپنے رشتے کو جتاؤں، اور بھابھی بیگم نے ایزل کی تربیت اچھی نہیں کی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد رخصتی کر دی جائے گی، مگر شاید ایزل کو بہت جلدی ہے۔ زرینہ بیگم کا مزید سر شرم سے جھک گیا۔ ان کے شوہر بھی انہیں بری طرح سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ باقی سب لوگوں کی نظریں بھی زرینہ بیگم اور ایزل کی طرف تھی۔ ایزل جو ازلان شاہ کی بات سن کر اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی، خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔
वो बहुत बुरी तरह से डर गई और न जाने अब क्या होगा। मगर जब उसने अपनी माँ की बेइज्जती होते देखी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। चची, इसमें बेहयाई वाली क्या बात है? अगर एक लड़की अपने शौहर के पास जाती है, उससे बात करती है, तो ये कोई काबिल एतराज और शर्म वाली बात नहीं है। बीवी का शौहर पर और शौहर का बीवी पर हक होता है। दोनों एक दूसरे का लिबास है। आप मुझे कोई एक आयत या कोई एक ऐसी हदीस बता दे जिसमें ये बात लिखी हो कि बीवी का शौहर के पास जाना अपने रिश्ते को जताना मायूब है। उसके दो टोक अंदाज पर सब लोग उसे देखने लगे। असलान शाह भी उसे देखने लगा और यकदम उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके घर में रहने वाली ऊंची दीवारों के पीछे मुकीद लड़की उसकी माँ के सामने इस कदर जुबान भी चला सकती है। जबकि रानिया बेगम तो अब बकायदा अपने गाल पीटने लगी। तौबा तौबा, जुबान तो देखो इस लड़की की। एक तो खुद को खुद बेमूल किया, शर्मो हया नाम की कोई चीज ही नहीं, अब मेरे सामने जुबान लड़ा रही है। मैं आपके सामने जुबान नहीं लड़ा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने शौहर के साथ बात करना बुरी बात नहीं है। और अगर कोई लड़की शौहर के साथ बात नहीं भी करती तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो लड़की हया वाली है। हो सकता है कि उसके दिल में अपने शौहर के लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत जैसे जज्बात ना पैदा हुए हों, तभी वो उससे खींची खींची रहती हो। आप अपने शौहर से बात तो नहीं करती, मगर दिन भर आप मुलाजमों के सामने जैसे गंदे मजाक, गंदी गुफ्तगू करती है। उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये सब भी गलत है। बस कर दो लड़की, खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली, मेरी माँ के सामने जुबान चला रही हो। असलान शाह उसे गुस्से से डांटते हुए बोला। तो अब की बार वो खामोश हो गई। शकील शाह भी अपनी बेबी की तरफ गुस्से से देखने लगे। जरीना, ये तरबियत है तुम्हारी? ये सारा तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी ही शय पर ये बड़ों के दरमियान बैठकर जुबान चला रही है। तुम इसे किताबें लाकर देती रही हो ना, ये सारा किया धरा उन्हीं किताबों का है। तुम्हारी वजह से मुझे भी इस लड़की ने सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। जरीना बेगम की आंखों के किनारे आंसुओं से भीग गए। वो अपने आंसू पहुंचते हुए वहां से उठ चली गई, जबकि एजल भी कुछ देर पहले ही अपनी कुर्सी घसीट कर वहां से उठ खड़ी हुई थी। यूं भी अब उसे कुछ भी खाया जाने वाला ना था और माहौल यकदम बदमजा हो गया। एजल जानती थी कि जितनी देर और यहाँ पर रही, सब लोग उसे लान तान करते रहेंगे। कमरे में आई तो जरीना बेगम रो रही थी और फिर यकदम उसे बालों से पकड़कर अपने सामने किया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया, मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। इस दिन के लिए मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें ये किताबें ला कर दी थी। एजल के मुंह से दर्द से कराह निकलने लगी। अम्मा बस कर दे, छोड़ दे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसकी इजाजत मुझे मेरा इस्लाम देता है। ये दुनिया वाले कौन होते हैं मुझे मेरे हक से रोकने वाले? अगर इस घर में रहना है तो इस घर की रस्म रिवायात को समझना होगा। तुम अपने इस्लाम को अपने तक महदूद रखो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। एजल एक झटके से अपने बाल उनके हाथ से छुड़ाए थे। अम्मा, ये मेरा इस्लाम नहीं, अल्लाह का इस्लाम है जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए। इसमें हम सबका फायदा है। आप ही सबके साथ मिलकर जहालत वाली बातें कर रही हैं। मगर जरीना बेगम तो कुछ समझने पर तैयार ही न थी। वो तो धाड़ी मार मार कर रोने लगी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया एजल, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूंगी? अम्मा, जिस चीज की इस्लाम इजाजत देता है उस बात पर शर्मिंदगी किस बात की? तुम्हें ज्यादा मौलवियानी बनने की जरूरत नहीं है। खबरदार अब तुम्हारे मुंह से कोई आवाज निकली तो। वो रोते हुए उसे कोसने लगी। एजल भी अब माँ के रवैये पर बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। उसे तो असलान शाह से भी इसी बेमरवती की उम्मीद न थी। ऊपर से माँ का ऐसा रवैया, वो बुरी तरह से रोने लगी। उस हवेली में रहने वाले तालीम और शऊर से बेपहरा थे। अपनी रिवायात को वो हर्फ आखिर समझते थे। अगर कोई उनसे हटकर बात करता तो उन्हें लगता कि कबायली रिवायात से बगावत की जा रही है। हवेली के लोग दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ थे, जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरियात का इल्म ही ना था। उन्हें लगता कि ये सीमेंट बजरी की बनी हुई ऊंची ऊंची दीवारें इंसान को अजीम बनाती हैं, जबकि इंसान को तालीम शऊर उसे अजीम दर्जात पर पहुंचाता है। और असलान शाह वो तो पढ़ा लिखा था, मगर वो भी अफसोस के रिवायती कबायली लोगों जैसा ही निकला, जिनका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो तो उस माहौल से बहुत दूर रहा था और फिर वो क्यों जाहिलाना रस्म रिवाज पर कारबंद नजर आ रहा था। इंग्लैंड जैसे माहौल में रहकर भी वो अंदर से वैसा का वैसा ही था। एजल को उसके रवैये पर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उसका बात करने का अंदाज भी बहुत ही ज्यादा हद तक आमेज था। उसने सोचा कि
मैं बिला वजह ऐसे ही इंसान पर अपने जज्बात लुटाती रही। उस इंसान के लिए अपना वक्त बर्बाद किया। ये इंसान तो इस काबिल है ही नहीं कि उसके साथ शादी जैसा पाकीज़ा बंधन बांधा जाए। उस इंसान को दूसरे के एहसासात और जज्बात की परवाह न हो। वह इंसान कभी भी औरत को खुश नहीं रख सकता। एक लम्हे में ही अजलान शाह उसके दिल से उतर गया था। वह लम्हात जिनके बारे में वह सोच सोच कर पागल हो रही थी, वह लम्हात उन दोनों के दरमियान आकर भी गुजरे, मगर वो लम्हात उसके ख्यालात और ख्वाबों से बिल्कुल उलट थे। उस शख्स की आंखों में अपने लिए बेगानी और सबकी मौजूदगी में अपने लिए तंज़े अंदाज में गुफ्तगू सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल तलब मरहला था। उसने सोचा कि ऐसे मगरूर खुद पसंद रिवायती मर्द से शादी करने से बेहतर है किसी जाहिल मर्द के साथ ही शादी कर ली जाए, क्योंकि वो जैसा होगा वैसा नजर तो आ रहा होगा। अजलान शाह जैसा मुनाफिक तो नहीं होगा। उसके फेसबुक आईडी से तो ऐसे महसूस होता था जैसे उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, वसील कल्ब, खुले जहन का मालिक इस दुनिया में कोई दूसरा मर्द ही है। वो इसी वजह से इससे ज्यादा मुतासिर भी हो गई थी कि ये इंसान उसको समझ सकता है, उसके एहसासात के जज्बात की कदर भी करेगा। मगर ये तो अब जाकर एजल को मालूम हुआ कि जैसा वो नजर आ रहा है वैसा वो हरगिज़ भी नहीं है। वो महज पत्थर के साथ सर फोड़ रही है। अब उसने ये फैसला कर लिया था कि वो अजलान शाह से अपना आप मनवा कर रहेगी। जितना उसने अजलान शाह पर गौर किया था, अपनी आईडी से, अपने स्टेटस से वो यूं महसूस होता था जैसे कि उसे फितरत से, खूबसूरती से बहुत लगाव है। वो ऐसी तस्वीर अपने वॉल पर शेयर भी किया करता जो फितरत से करीब तर होती थी, जो उसकी हुस्न परस्त तबीयत की अक्कासी करती हुई पाई जाती थी। एजल ने अपनी सुर्ख रंग की मैक्सी निकाली, नहा धोकर वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। अब एक नई एजल के रूप में उसने जन्म लिया। जब भी उसके जज्बात पर ठेस लगती थी, जब भी सब लोग उसे बुरा भला कहते, तो वो यूं ही छुई मुई सी चट्टान बन जाया करती। इस कदर सख्ती उसके अंदाज में नुमाया नजर आई जो सब लोगों को ठटकने पर मजबूर कर दिया करती। अपनी खूबसूरती के बारे में वो अच्छी तरह से आगाह थी और ये भी जानती थी कि जरा सी तैयारी से उसका ये सुलखा देने वाला हुस्न दो आतिशा हो जाता है, और अजलान शाह जैसे हुस्न परस्त मर्द के लिए उसको नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान ना होगा। वो खुद उसकी तरफ माइल होगा और वो तब क्या करेगी, बिल्कुल उसी तरह से उसके जज्बात को रोन डालेगी, उसके एहसासात का कत्ल करेगी जैसा अजलान शाह ने उसके साथ किया। उसकी कदर न की और उसे मोहब्बत का जवाब नफरत और बेगानगी से दिया था। ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अगर ये सब वो अजलान शाह के साथ करेगी तब उसके एहसासात कैसे होंगे, वो कैसा महसूस करेगा, और वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने चेहरे पर ना नजर आने वाला मेकअप किया था। ये सब उसने यूट्यूब से ही सीखा था, क्योंकि उनके घर में हवेली से बाहर जाने का रिवाज ना था और मेकअप जैसी चीजों को तो खराफात तस्वुर किया जाता। पढ़ाई लिखाई की भी उसे भी इंतहा जिद करने पर ही इजाजत मिली। वो उस घुटे हुए माहौल से हमेशा से खाइफ थी। खुद को संवारने के, निखारने के तरीके वो सोशल मीडिया से ही सीखती थी और उसने सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल किया था, और ये मस्बत इस्तेमाल उसकी शख्सियत पर नजर भी आ रहा था। उसने घड़ी की तरफ एक नजर डाली, जानती थी कि शाम होने वाली है और अब तक तो अजलान शाह जरूर लॉन की तरफ आएगा, क्योंकि वो आजाद माहौल में रहने का आदी था। पूरा दिन तो वो एक कमरे में कैद होकर नहीं रह सकता था, और यूं भी उसकी रूटीन में शामिल था कि वो शाम को चहलकदमी करने के लिए खुली फिजा में जरूर निकलता था। एजल ने अपना एक डाइजेस्ट लिया और फिर एक तनकीदी निगाह खुद पर डाली। वो बाहर लॉन में आ गई। एक तरफ झूला लगा हुआ था और ये झूला उसने अपनी पसंद पर उस जगह पर लगवाया था। अक्सर वो नॉवल अफसाने उसे झूले पर बैठ कर पढ़ते थे। जब कभी जरीना बेगम की और रानिया बेगम की उस पर नजर पड़ती तो वो अपने अपने अंदाज में से जरूर टोकती थी, मगर वो आइजल ही क्या जो उनकी बात को संजीदगी से ले ले। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। उस वक्त वो बाजार तो किताब पढ़ने में मसरूफ थी, मगर उसका जहन इर्द गिर्द के मनाजिर में मसरूफ था। सारा ध्यान अजलान शाह की तरफ था और अजलान भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया। टहलते टहलते वो एजल की तरफ निकला। उसे देखकर वो ठटक कर रह गया था। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, रात के मुकाबले में उस वक्त कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। रात को तो उस पर नींद भी तारी थी और कुछ वो उसे मुलाजमा भी समझता था। जब भी उसे काबिल गौर नहीं जाना, मगर अब उसका अंदाज
اس کا حسن اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اپنی بے عزتی ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اس کے پاس آئے گی، اسے پوچھے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اذلان شاہ نے ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، جبھی تو اس کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ ہر وہ زیادہ اکھڑ طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا، جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پسندیدہ مرد کی بیگانگی دیکھ کر تو وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ پاتی۔ مرد کے دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے وہ بار بار اس کی طرف لپکتے ہیں۔ ایزل کے بارے میں بھی اس کا یہی اندازہ تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ وہ اس کی منکوہا ہے تو اس کے جذبات بھی پہلے سے بدل گئے تھے۔ لڑکی تھی بھی حسین، صورت ایسی کہ سیدھا دل میں اتر جائے۔ اب وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو اپنے چہرے پر اذلان شاہ کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نگاہیں کتاب پر مرکوز کیے ہوئے تھی، جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذلان شاہ جیسے انسان کو کیسے قائل کرنا ہے، کیسے اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے۔ وہ بھی حیران تھا اور اس کے پاس آ گیا تھا۔ سوچا کہ شاید پاس جاؤں تو تب وہ کچھ بولے گی، مگر اس کی مسلسل خاموشی سے وہ جھنجھلانے لگا، اور پھر خود ہی یہ خاموشی کا سلسلہ اس نے توڑا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ دلچسپی سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ایزل نے اس کی آواز پر یوں چونک کر دیکھا جیسے ابھی اس کی آمد کے بارے میں آگاہ ہوئی ہو۔ کیوں یہاں پر میرے بیٹھنے پر پابندی ہے؟ کیا مجھے ہمیشہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہنا چاہیے؟ اس کا انداز ہی بالکل بدل گیا۔ کہاں تو وہ رات کو چھوئی موئی سی جذبات میں گندی ہوئی ایک دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، اور کہاں اب بھپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بھی گویا شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا انداز تو اذلان شاہ کو بھی ٹھٹکا گیا۔ اس حویلی میں رہنے والی لڑکی کے ایسے انداز و اتوار وہ تو اشش کر اٹھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، صبح بھی تم نے بدتمیزی کی اور اب پھر سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ اذلان شاہ غصے سے بولا تو وہ کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور کیسے بات کرنی چاہیے مجھے؟ صبح جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ اذلان شاہ اس کی بات پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی، گویا وہ صبح والے رویے پر اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی جتا بھی رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کون سا جانتا تھا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہ لگا کہ تم ایک ملازمہ ہو۔ اس کی بات پر تو ایزل کی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بہت خوب، آپ نے تو سیدھا مجھے ملازمہ ہی بنا دیا۔ چلے اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگی ہوں، میری موجودگی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر۔ اور ویسے بھی مجھے ایسے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں جس کو قبول کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کی اجازت درکار ہوگی۔ کیا کہا تم نے؟ تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو؟ اذلان کو گویا اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ جی بالکل، میں یہ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی دو ٹوک انداز میں بولی تھی، مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اگر اس نے ہاں کر دی، اگر ابھی رشتہ ختم کر دیا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اذلان شاہ اس رشتے کو ختم نہ کرے، مگر اذلان شاہ کی بات پر اس کے حواس سننے لگے۔ ٹھیک ہے، میں امی کو جا کے کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے، ویسے بھی تمہارے جیسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایزل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اذلان شاہ کو بھلا دے گی، اس سے محبت سے منکر ہو جائے گی، مگر نہیں۔ اس کی محبت تو شاید کہیں دور تک پنجے گاڑ چکی تھی۔ اس کو بھلانا اتنا آسان نہ تھا، مگر اپنے آپ کو بہلانا قطعی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو بہلا سکتی تھی، کیونکہ اذلان شاہ اس کے لیے کسی طرح سے بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ خود پسند انسان تھا، وہ تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ بھلا ایزل جیسے نازک احساسات والی لڑکی ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اذلان شاہ غصے سے اپنی ماں کے پاس آیا، جو اس وقت کچن میں کھانے کی تیاریاں کروا رہی تھی۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ رانیہ بیگم اس کا غصہ دے کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ وہ بیٹے کی نازک مزاجی سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے حویلی میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے اس کے نازک مزاج بیٹے کو غصہ دلا دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ پھر سے واپس چلا جائے۔
असलान शाह के गुस्से का तो कुछ पता भी नहीं चलता था। अम्मी, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, आप मेरी रुखसती करने की बात करें और आज ही बात करें। वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला तो रानिया बेगम खुले मुंह से उसे देखने लगी। बिलाखिर जो उनका खौफ था वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मगर बेटा, मुझे तो लगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बचपन में बड़ों ने ये फैसला किया था, तब भी उनके फैसले के आगे मैं मजबूर हो गई थी। मैं भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी थी, मगर अब नहीं। अब मैं तुम्हें उस लड़की के साथ इस बंधन में नहीं बंधने दूंगी। कोई अच्छी सी लड़की मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। अम्मी, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। बहुत अकड़ है इसमें, बहुत बदतमीज है। मैं इसकी अकड़ निकालने के लिए, उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। रानिया बेगम को अंदाजा हो गया था कि यकीनन एजल ने ही असलान शाह को कुछ कहा है, तभी वो इतने गुस्से में है और उन्हें इस बात का खदशा था कि वह लड़की उनके बेटे को उनसे छीन लेगी, अपनी खूबसूरती जाल में फंसाकर उनसे दूर ले जाएगी। मगर उन्होंने जब असलान शाह की नजरों में उसके लिए गुस्सा देखा तो वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई। ये लड़की अपनी बदतमीजी से अपना नसीब खोटा कर रही है। ये कभी भी असलान शाह जैसे मर्द के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ही नहीं सकती। मुझे इस लड़की से कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये जज्बाती है और जज्बात में आकर ये कुछ भी कर सकती है। चलो ठीक है, तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ और वो आज ही खाने के टेबल पर तुम्हारी और एजल की रुखसती का ऐलान कर देंगे। वो बेटे को मुस्कुराते हुए बोली तो यकदम असलान के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब मैं देखूंगा कि कैसे अकड़ दिखाती है। बहुत गरूर है ना इसे खुद पे। सारा गरूर खाक में न मिला दिया तो मेरा नाम भी असलान शाह ने। कहाँ देखा था असलान शाह ने किसी लड़की में ये रवैया। लड़कियां तो उसके आगे पीछे तितलियों की मांद उड़ती फिरती थी। उसकी एक नजर देखने के लिए वो तरसती थी, और एक ये लड़की थी जो पहले तो उसकी मोहब्बत की दावेदार थी और अब कैसे वो उसे यूं बेगानगी से पेश आ रही थी जैसे उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता ही ना हो। असलान शाह का तनफ्फुर के मारे बुरा हाल हो गया। खाने की टेबल पर रानिया बेगम ने उस किस्से को छेड़ा था। 10 साल गुजर गए हैं इस निकाह को। अब मैं चाहती हूँ कि असलान शाह और एजल की रुखसती कर दी जाए, दोनों एक बंधन में बन जाए। हवेली में खुशियां भी आ जाएंगी और खूब रौनक लगेगी। असलान को भी फिर यहीं पर मुस्तकिल रहने का बहाना भी मिल जाएगा। उन्होंने ये बात कही तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, खास तौर पर सरीना बेगम, क्योंकि वो तो ये समझ रही थी कि शायद असलान शाह ने एजल के साथ शादी करने का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि उसने जिस तरह से एजल के बारे में बात की थी उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मगर अब रुखसती का तस्करा छेड़कर तो उन्होंने गोया सरीना बेगम के दिल की बात कह दी। एजल भी अपनी जगह पर जहाँ की तहाँ रह गई। वो तो ये समझ रही थी कि असलान शाह उससे रिश्ता तोड़ देगा और वो अपने तौर पर अपने दिल को संभाल भी चुकी थी। मगर अब जब उन्होंने रुखसती का नाम लिया तो उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। वो जान गई थी कि उसका ये तरीका कारगर साबित हुआ है। असलान शाह पर इस रवैये ने असर डालना शुरू कर दिया है। अगर वो उसे अपने सामने झुका कर रखना चाहती है, अपनी आना को बुलंद करना चाहती है, तो उसे इस रिश्ते से इनकार करना होगा। इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि असलान शाह की जिद्दी तबीयत कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। तभी वो कहने लगी कि मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। इसकी बात पर सब चौंक कर उसे देखने लगे। एजल उठकर खड़ी हो गई। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे असलान शाह में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये रिश्ता भी आप लोगों ने मेरे बचपन में तय किया था, जब मैं सोचने समझने की सलाहियत से महरूम थी। अब मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ और आप लोग जहाँ चाहें मेरा रिश्ता तय कर दें। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं असलान शाह से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। अपनी बात कहकर वो वहां रुकी ना और अपने कमरे में आ गई। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सब तो ये समझे कि वो असलान शाह के साथ शादी करने के लिए मरी जा रही थी। तभी तो रात को खुद ही उसके कमरे में चली गई। मगर अब उसकी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। रानिया बेगम की आंखों में भी गुस्सा छलकने लगा था। वो जरीना बेगम को घूरने लगी कि ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की कि बड़ों के किए गए फैसले से इनहराफ कर रही है। इसे बता दो कि उसकी शादी तो असलान शाह के साथ हो के रहेगी, क्योंकि ये फैसला आज से 10 साल पहले तय हो गया था। वो कौन होती है और कितनी आसानी से इस रिश्ते को तोड़ने वाली। असलान शाह भी गुस्से में नजर आने लगा था। मॉम, ये लड़की जरूरत से ज्यादा तेज है। अब मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता।
इसे मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं इसे हर हाल में अपनाऊंगा। और अजलान शाह भी जिद पर आ गया था, और जब एक बार वो किसी बात में जिद पर अड़ जाता था तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। सरीना बेगम ने कमरे में आने के बाद एजल को 2 थप्पड़ रसीद किए। ये क्या हरकत की है तुमने? सब लोगों के सामने शादी से इनकार कर दिया। कहाँ तुम अजलान शाह के लिए मरी जा रही थी, और कहाँ अब तुम खुद ही उस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मैं इसे क्या समझूं? तुम्हारी बेवकूफी या हठधर्मी? ये अब तुम्हारा फैसला बदल गया है? कौन है इस फैसले की वजह? वो उसे मशकूक नजरों से देखते बोली तो एजल का दिल जैसे कट के रह गया। वो उसकी सगी माँ थी, मगर फिर भी वो न जाने क्यों उसके बारे में इतना गलत समझ रही थी। शायद हवेली के सारे लोग ही ऐसे थे जो दूसरों को शकी निगाह से देखते थे, मगर अपनी माँ का रवैया उसे हमेशा ही तकलीफ से दो चार कर देता था। जानती थी कि होगा वही जो वो चाहती है, और वो भी अजलान शाह से शादी करना चाहती थी, मगर उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जब किसी की अना को ठेस पहुंचती है तो उसे कैसा लगता है। अजलान शाह को ठेस पहुंच जाना तो बहुत जरूरी था, वरना वो तो खुद को बहुत ऊंचे मसन पर बिठाए हुए था। उसके बुत को पाश पाश करने के लिए एजल को उसके अलावा और कोई बेहतर तरीका मालूम ना हो रहा था। अजलान उसके साथ शादी करने पर जोर दे रहा था। वो किसी तरह से भी इस रिश्ते से पीछे हटने पर तैयार ना था। उसका कहना था कि वो मेरी मनकूहा है, और अब अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मेरी मर्दानगी की तस्लील है। मैं उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। जबकि एजल के दो टोक अंदाज में वो कह चुकी थी कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? जितना वो इससे बेजारी का इजहार करती, उसे दूर होने की बात कर रही थी। अजलान का दिल उसके लिए हमकने लगा। वो उसे पाने के लिए मरा जा रहा था। एजल के इनकार की परवाह किए बगैर उसे मायूं बिठा दिया गया। वो भी दिल में बहुत खुश थी, मगर चेहरे से वो ऐसा जाहिर कर रही थी कि जैसे ये शादी जबरदस्ती की जा रही है। वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है, जबकि अजलान शाह का खुशी से बुरा हाल था। ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसने एजल का सर झुका दिया है, उसकी अना को मार दिया है। जो वो चाहता था उसे वो भी हासिल हो गया। अब एजल भी उसके सामने सर नहीं उठा सकेगी। वो हमेशा के लिए ज़ेर हो गई। उसे अपनी मर्दानगी पर भी ज़म हो रहा था कि मैं मर्द हूँ और मैंने जो चाहा मैंने हासिल कर लिया, उसे कुछ छीन नहीं सकता। और जबकि एजल भी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, वो बमुश्किल उस चेहरे पर आने वाली खुशी को छुपाने में कामयाब हुई। वो अपने दिल का राज खुद पर भी आश्कार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अजलान शाह को यही बताना चाहती थी कि वो उसके लिए नापसंदीदा शख्स है। उसके साथ शादी का फैसला उसका नापसंदीदा तरीन फैसला है। इस तरह से वो उसे हासिल भी हो गया था, और उसकी अना को भी ठेस न पहुंची थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खुश थे, क्योंकि दोनों ने ही अपनी मंजिल पा ली थी। वो बेड पर दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हाथों पर उसके नाम की मेहंदी थी, और सर से लेकर पांव तक पोर पोर वो उसके लिए सजी थी। आंखों में अनगिनत ख्वाब भी थे, और लबों पर मुस्कुराहट भी मचल रही थी, जिसे वो बमुश्किल रोक पा रही थी। और फिर उसके ख्वाबों को ताबीर भी मिल गई। जो उसने सोचा था वो सब उसे हासिल भी हो गया। जब उसने अजलान शाह को फतह के नशे में चूर देखा तो खामोशी से सर झुका गई। रानिया बेगम जो उससे हमेशा बेजारी का इजहार करती थी, जो उसे देखकर गुस्से में आ जाती, अब उसके चाव चौंचले उठाते हुए नहीं थक रही थी। उनका कहना था कि मेरी एक ही बहू है, अभी शादी को देने कितने हुए, मैं इसके चाव चौंचले नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। सरीना बेगम भी अब गोया उस पर गुस्सा करना, तनकीद करना भूल गई। ये शादी एजल के लिए कितनी मुबारक साबित हुई। जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा हो गया था। अजलान की मोहब्बत भी मिल गई थी और उसका साथ हासिल हो गया था। सब लोगों की नजरों में जो उसके लिए हकारत होती थी, अब उसकी जगह मोहब्बत थी। एक अजलान को पाकर खुशकिस्मती गोया उसका मुकद्दर बन गई। अजलान ने भी बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। बज़ाहिर तो वो उससे बेरुखी जताता था, लेकिन अगर उसे चंद पल के लिए नजर ना आती तो वो बेकरार हो जाता। तब एजल अपने दिल से फूटने वाली कहकहों पर बमुश्किल काबू पाती। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई थी, वो सोचती और खुद ही मुस्कुराती रहती।